बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों मियाँ बीवी एक सामने मौजूद इंसान को ये बताते थक गए थे कि हमने इतने सारे जुर्म नहीं किए, सिवाय एक के जिसकी सज़ा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सामने मौजूद इंसान तो जैसे हम दोनों मियाँ बीवी को आदी मुजरिम समझते हमसे ज़बरदस्ती कबूल करवाने के चक्करों में था, जबकि वो एक गुनाह भी मुझसे अपने शौहर का गुनाह छुपाते हुए बदहवासी में सरजद हुआ था, जिसकी वजह से हम बहुत बेबस और लाचार हो चुके थे और हमें अपनी सच्चाई साबित करने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में एक चमक उभरी थी और फिर सब गुत्थियां सुलझती चली गई थी। मैं अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी क्योंकि मेरा शौहर शराबी था और घर में एक पैसा भी खर्च करने के लिए नहीं देता था। एक दिन मेरा शौहर नशा करके घर आ गया। उस वक्त बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और जब मैं कमरे में गई तो मेरे शौहर ने मेरे पास पढ़ने वाली एक कमसिन 16 साल लड़की की जिंदगी खराब कर दी थी। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने शौहर के जुर्म में शामिल हो गई और अपने शौहर का जुर्म छुपाने के लिए खुद भी जुर्म कर बैठी और उस लड़की को मारकर कहीं छुपा दिया। मोहल्ले में ये मशहूर हो गया कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। कई महीनों बाद ये बात दबने लगी थी, लेकिन मेरे साथ इस दौरान कुछ जानलेवा होता रहा था। मैं उस कमरे में जाते बहुत डरने लगी थी। आज भी मैं कांपती टांगों से उस कमरे की तरफ गई तो किसी ने पीछे से मुझे। मेरा ताल्लुक एक भरे पूरे खानदान से था। मेरे चचा, ताया और मेरे अब्बू सब एक साथ एक घर में रहते थे, जिसकी वजह से घर में हर वक्त एक शोर शराबा सा लगा रहता था। बाकी सब तो एक दूसरे से घुल मिलकर रहने के आदी थे, लेकिन मेरी तबीयत में कभी कभी इस सब की वजह से बेजारी आ जाती थी और मैं कोई ऐसा कोना ढूंढने लगती जहां पर 2 घड़ी सुकून से बैठ सकूं। मेरे अब्बू लोगों का कारोबार भी इकट्ठा था, तो उनके इत्तेफाक से वो कारोबार खूब चल रहा था, जिससे घर में बहुत ज्यादा दौलत की रेल पिल तो नहीं थी, लेकिन काफी खुशहाली थी। सब बच्चे पढ़ रहे थे, कोई स्कूल कॉलेज तो कोई यूनिवर्सिटी में था। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं थी, जितना चाहे पढ़ सकता था। मैं उन दिनों कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी जब मेरी कज़न की शादी का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसकी शादी भी हमारी तरह ही एक ख़ानदान में हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी फिक्र लाक हो गई कि कहीं घर वाले मुझे भी किसी ऐसे घर में ही ना ब्याह दें। तभी उन दिनों कॉलेज में मुझे लगने लगा जैसे एक लड़का हर वक्त मुझे ही देखता रहता है। पहले तो मुझे ये अपना वहम लगा, लेकिन फिर लगातार मैंने ये महसूस किया तो एक दिन खुद ही उस लड़के के पास पहुंच गई और उससे वजह पूछी तो पहले तो वो बौखला गया, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए इकरार कर ही गया कि वाकई में वो मुझे देखता है। तो मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। वो लड़का मेरा सीनियर था, काफ़ी कबूल सूरत और शरीफ सा लगता था। मेरे दिल को भी वो अच्छा लगा तो मैंने उसे हाँ करने का सोचा, लेकिन इससे पहले मैंने उसके घर वालों के मुतालिक पूछ लिया था, जिसके बारे में मुझे जानकर खुशी हुई थी कि उसके घर में बहुत कम अफराद थे। इसी तरह वो लड़का मेरे घर रिश्ता ले आया, जिसकी मेरे घर वालों ने बहुत मुखालफत की। उन्हें अपनी ज़ात से बाहर रिश्ता नहीं करना था और मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरे कज़न से तय था और ये बात अब बताई गई थी मुझे। तो मैंने शुक्र किया कि मैंने अपने लिए खुद लड़का पसंद कर लिया, नहीं तो हमेशा इसी माहौल में रहना पड़ता। घर वाले मेरी जिद देखते मजबूर हो गए और मेरी शादी पसंद के लड़के से तय कर दी और पूरे रस्म रिवाज के साथ मैं अपने घर से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। उस दिन रुखसत करते वक्त मेरे घर वालों ने मुझसे हमेशा के लिए क़तई ताल्लुक़ कर लिया और कह दिया कि मैं अब उन लोगों के लिए और वो लोग मेरे लिए मर चुके हैं। उनकी इस बात से मुझे धचका तो लगा, लेकिन मैं उस वक्त अपनी खुशी में इतनी मगन थी कि इस बात को ज़्यादा सोच नहीं सकी। ससुराल में आकर एक नई जिंदगी शुरू हुई और मैं अपनी इस नई जिंदगी से बहुत खुश थी। मेरे शौहर की उसकी पढ़ाई मुकम्मल करते ही एक अच्छी जगह नौकरी मिल चुकी थी और घर में उसकी एक माँ के अलावा कोई नहीं था, तो मैं सुकून भरे माहौल में खुशी से फूले नहीं समाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बहुत जल्द मेरी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। मेरी सास एक सीधी सादी खातून थी। उन्होंने मेरे साथ कभी भी रिवायती सासों वाला रवैया नहीं रखा था, जिसकी वजह से उस घर पर मेरी हुक्मरानी हो गई थी। शौहर भी मोहब्बत करने वाला था तो कोई भी रोक टोक नहीं थी। यही वजह थी कि मुझे अपने घर वालों की ज़्यादा कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे अपनी मनपसंद ज़िंदगी मिल चुकी थी और दिल में यह था कि कभी न कभी मेरे घर वाले भी राज़ी हो ही जाएंगे। मेरा शौहर अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। वह अपने मुकर्रर वक्त पर अपने काम पर जाता और वापस घर आ जाया करता था, लेकिन आज उसे आने में काफ़ी देर हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने परेशान होते उसे फ़ोन किया तो आगे से उसका नंबर ही बंद जाने लगा। मुझे और परेशानी हुई, क्योंकि अगर उसने कभी देर से आना भी होता तो मुझे लाजमी फ़ोन करके बता दिया करता था। मैं और मेरी सास इस सूरत हाल से परेशान होते दरवाजे पर नज़रें टिकाए
खैर की दुआएं मांगने लगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था कि मैं अपने शौहर का पता लगवा सकूं। थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाज़ा बजा तो मैं तेज़ कदमों से चलती दरवाज़ा खोल गई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा शौहर कुछ जख्मी हालत में खड़ा था और एक शख्स वहां से पलट कर जा रहा था। उसकी सिर्फ मुझे पुश्ती नजर आई थी। शायद वही मेरे शौहर को लेकर आया था, लेकिन मैं उस वक्त उसे भूलती अपने शौहर पर तवज्जो मरकूज कर गई और उसे सहारे से घर लाने लगी। उसे जख्मी हालत में देखते परेशानी तो हुई थी, लेकिन उसे अब घर में देखते ही तसल्ली भी मिल गई थी। बाद में मेरे शौहर ने ही बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक शख्स ने उसकी मदद की और फिर वही उसे घर छोड़ने आया, लेकिन जल्दी में था इसीलिए बाहर से पलट गया। मैं और मेरी सास उस अनजान शख्स को गायबाना बहुत सी दुआओं से नवाजने लगे, जिसकी वजह से मेरा शौहर घर तक आसानी से आ पाया था। कुछ दिन बाद शौहर ठीक होता दोबारा काम पर जाने ही लगा था कि मेरी सास बहुत बीमार रहने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इतना बीमार हो गई कि बिस्तर की ही होकर रह गई थी, जिस पर हर वक्त मुझे उनके आसपास ही रहना पड़ता था, जिस वजह से मैं उनसे बहुत जल्दी बेजार हो गई थी। कुछ मेरी सास भी पहले जितनी अच्छी थी अब बिस्तर पकड़कर उतना ही तंग करने लगी थी, जिसकी वजह से मैं अपने शौहर को कहने लगी कि वो अपनी माँ के लिए मुलाजमा का इंतजाम कर दे, तो वह आगे से टालमटोल से काम लेने लगा। हमारे दरमियान काफ़ी लड़ाई हो गई। पहली बार शौहर से तल्ख कलामी हुई थी तो मेरा दिल बहुत दुखा और घर वालों की भी शिद्दत से याद आने लगी। मुझे लगा कि अब से मेरा शौहर मुझसे ऐसे ही लड़ा करेगा। उसका प्यार मुझसे कम हो गया है। लेकिन मेरे शौहर ने जल्द ही मुझसे इस सब की माफ़ी मांग ली और कहा कि इन दिनों वो बहुत परेशान है क्योंकि उसका काम ठीक नहीं चल रहा, तो क्या पता कि नौकरी ही चली जाए, इसीलिए वो अभी मुझे मुलाजमा रखकर नहीं दे सकता। मुझे ही थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। तो मैं मजबूरी में उसकी बात मान गई कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर हालात संभल जाएंगे। लेकिन ये बात मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी, क्योंकि उसके बाद तो धीरे धीरे मुश्किलात ने हमारे घर का दरवाज़ा ही देख लिया था। मेरी सास तो उस दिन के बाद कुछ ही दिन जिंदा रही और फिर वफात पा गई, जिस पर मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा था। जबकि मेरा शौहर अपनी माँ के मरने पर बहुत गमगीन था। अपनी माँ के मरने के बाद से मेरा शौहर घर में ही रहने लगा था। मुझे लगा कि वो छुट्टियों पर है, तो एक दिन मैंने उसे काम पर जाने को कहा ताकि उसका दिल संभल सके। तो उसने आगे से बताया कि उसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, उसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हमारी जमा पूंजी कुछ दिनों में ही ख़त्म होती जा रही थी। मेरा शौहर परेशान होता नई नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन इस बार उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसके बावजूद वो घर पर बहुत कम रहने लगा था। उसका ज़्यादा वक्त अब भी बाहर ही गुजरता था। रात के अंधेरे में घर आते ही वो अपने बिस्तर पर पड़कर सो जाया करता था और फिर उसे बड़ी मुश्किलों से एक नौकरी मिल गई। तो मैं खुश हो गई कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा शौहर तनख्वाह मिलने के बावजूद मुझे घर में बहुत कम खर्चा देता था, जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उसकी तनख्वाह तो अच्छी खासी थी। फिर पता नहीं वो बाकी पैसे का क्या कर रहा था। लेकिन कुछ अरसे बाद ही मुझे उसके घर में कम पैसे देने की वजह मालूम हो गई थी, और वजह मालूम होते ही मैं सर पकड़ कर बैठ गई थी। मेरे शौहर खुद को एक नई मुसीबत में डाल बैठे थे। वो नशा करने लगा था और अपने सारे पैसे वो उसी नशे में उड़ा देता था। अपने उस नशे की वजह से वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था, जिसके बाद एक और नौकरी करने लगा। लेकिन फिर एक के बाद एक नौकरी से वो निकलता चला गया, क्योंकि वो नशे का बुरी तरह से आदी होने लगा था, जिसकी वजह से उसके काम करने की सलाहियत मुतासिर हो गई थी। मैंने हर मुमकिन तरीके से उसे इस बुरी लत से हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई कोशिश काम नहीं आई और मेरा अच्छा भला शौहर मुकम्मल नशे बन गया और हर जगह इसी नाम से मशहूर हो गया। मैंने अपने शौहर को घर में ज़बरदस्ती कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस तरह तोड़ फोड़ करता कि मुझे उसे कमरे से निकालना पड़ता था, जिस पर वो जल्दी घर से निकल जाया करता था। मेरी जिंदगी तो बर्बाद होकर रह गई थी और मुझे कोई ऐसी राह नजर नहीं आती थी कि मैं फिर से अपने पिछले दिनों में लौट जाती। मेरा शौहर अपना नशा पूरा करने के लिए घर की कीमती अशिया बेचने लगा। अगर मैं मना करती तो मुझे मारने लगता। मुझे लगता कि ये मुझे अपने वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा मिल रही है। दिल में सोचा कि अपने वालिदैन से माफ़ी मांगने जाऊं, लेकिन शर्मिंदगी इस कदर थी कि मैं जा ही नहीं सकी। घर में आहिस्ता आहिस्ता फाकों की नौबत आने लगी, तो मैंने बहुत सोच विचार किया। एक ही हल मुझे नजर आया, लेकिन उसमें भी थोड़ी मुश्किल दरपेश थी। मगर अब मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती थी। पेट की भूख तो किसी न किसी तरीके से मिटानी ही थी, और मुझ में इतनी अना बाकी थी कि अपने घर वालों से मदद मांगना गवारा नहीं किया था। मैं अपने मोहल्ले के एक घर में गई। यहाँ पर छोटे बच्चे थे और उनसे कहा कि वो मेरे पास अपने बच्चे ट्यूशन पढ़ाने भेज दिया करें, लेकिन वो घर वाले मेरे शौहर की वजह से शिशुपंज का शिकार होने लगे।
लेकिन फिर मेरी मजबूरी देखते कई घर वाले मान गए, तो इस तरह कुछ पैसे मिलने लगे जिससे मेरा गुजारा हो ही जाता। अगर मेरे शौहर की नज़र उन पैसों पर ना पड़ती, जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने चोरी से वो पैसे भी घर से ले जाने शुरू कर दिए थे और मैं फिर से खाली हाथ रह जाती थी। मेरे शौहर की वजह से मुझे तो कोई उधार भी नहीं देता था। उस वक्त मैं अपनी तरफ से बहुत खुफिया जगह पर रखे पैसे लेने कमरे में आई थी, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन आगे से मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, तो मैं बेबसी के मारे वहीं बैठी सिसकने लगी थी। मैं पता नहीं कितनी देर और रोती कि मुझे बाहर दरवाजे खटखटाए जाने की आवाज़ आने लगी, तो मैं अपने आंसू साफ करती मरे कदमों से बाहर की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान होने के साथ बहुत खुश भी हो गई, और इसी खुशी में मेरे रुके आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरे घर वाले थे। मैं उन्हें घर के अंदर ले आई थी, लेकिन मेरी बेबसी थी कि उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे और मेरे घर के हालात को देखते सभी परेशान हुए थे, और फिर मेरे बगैर कुछ बताए और कहे ही वो सब कुछ जान भी गए थे। मेरे घर वालों ने बताया कि वो मेरे उसी कज़न के समझाने पर मेरे घर आए हैं जिससे मेरा बचपन में रिश्ता तय हुआ था। वो आज उनके साथ किसी काम की वजह से नहीं आ सका था। मैंने दिल दिल में अपने उस कज़न का शुक्रिया अदा किया जिसका मैंने दिल तोड़ा था, फिर भी उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया। मैं उनसे मिलकर अभी पूरी खुश भी नहीं हो पाई थी कि मेरे शौहर घर आते साथ ही उनसे लड़ने लगा था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले जल्द ही मेरे घर से चले गए। लेकिन जाते वक्त मेरे अब्बू मेरे हाथ में कुछ रुपए पकड़ा गए थे। उनके जाने के बाद मैं अपने शौहर से लड़ने लगी तो उसने आगे बढ़ते मुझे मारना शुरू कर दिया। इससे पहले भी 1-2 बार उसने मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन तब वो नशे में होता था। लेकिन आज बगैर नशे के उसने मुझे मारा था, और तब तक मारा था जब तक मेरी अधमरी हालत नहीं हो गई थी। आज जैसे मुझे असल में अपने वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा मिली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कोई है जो ये सब बाकायदा प्लान के तहत कर रहा है। मगर चूंकि मेरी नज़रों में मेरा कोई दुश्मन नहीं था, तो मुझे ये सब नाफरमानी का सबब ही लगता था। उस दिन मेरी सब उम्मीदें, सब ख्वाब टूट गए थे, और मुझ पर ऐसी क़यामत टूटी जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मेरे शौहर घर आया तो उसके साथ मेरा वही कज़न भी था जिसकी वजह से मेरे घर वाले मेरे घर आए थे। मैं उसे अपने शौहर के साथ देखते हैरान हुई तो वो कहने लगा कि यहाँ आते हुए उसे मेरा शौहर रास्ते में मिल गया था, और उसे घर वालों ने मेरे घर के हालात बताए, तो इसी सिलसिले में वो आया था कि मेरे शौहर का इलाज करवा सके। उसकी बातें सुनती मैं उसकी ममनून हो गई थी और शुक्र किया कि मेरा शौहर आज उस पर गुस्सा नहीं हुआ। जितनी देर में मैंने उसके लिए चाय बनाई वो मेरे शौहर के साथ ही बैठा रहा, और मुझे देखते ही कहने लगा कि उसने मेरे शौहर से बात कर ली है और वो अपने इलाज के लिए राज़ी हो गया है, तो वो कल से इसे खुद ही मेरे घर से ले जाया करेगा। मैंने उसकी बातों पर अपने अंदर ढेरों इत्मीनान उतरते हुए महसूस किया था। मुझे जो लगा था कि ज़िंदगी यहीं रुक गई है, अब फिर से मुझे उम्मीद नजर आई थी। एक शाम मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ किचन में भी काम कर रही थी। एक लड़की मुझसे पूछकर वॉशरूम चली गई। बच्चों के लिए मैंने अपनी सास के कमरे का वॉशरूम खोल दिया करती थी। जब मैं काफ़ी देर बाद किचन से काम करके निकली तो तकरीबन सब बच्चे अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। मैंने उन्हें छुट्टी दे दी तो उनके जाते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया। एकदम से मेरे दिमाग में उस लड़की का ख्याल आ गया जो वॉशरूम गई थी, लेकिन अब छुट्टी के वक्त तो मैंने उसे बाकी बच्चों के साथ नहीं देखा था। मैं कुछ डर सी गई थी। मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ कमरे में गई तो उस कमरे का वॉशरूम खाली था। फिर अपने कमरे में गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि न जाने कब मेरा नशे शौहर घर आया था और उसने मेरे पास पढ़ने के लिए आती उस 16 साल लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं ये सब देखते बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एक गुनाह तो मेरा शौहर कर चुका था, फिर एक गुनाह मैंने अपने शौहर के गुनाह को छुपाने के लिए कर दिया। मैंने उस लड़की को मारते हुए कहीं छुपा दिया था और अपने शौहर को सख्ती से इस बारे में किसी से बात करने से मना कर दिया, लेकिन दिल में डर मौजूद था कि किसी का शक मुझ पर न चला जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मोहल्ले में मशहूर हो गया कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई है। तो इस खबर पर मैं मुतमईन हो गई। इस बात को कई महीने गुजर गए तो बात दब गई, लेकिन मेरी जिंदगी उस वाक़े के बाद बहुत अजीरन हो गई थी। मगर इसके साथ ही मेरा शौहर अब पहले से बेहतर होने लगा था, जिससे मुझे लगा कि वो उस दिन उस वाक़े की बदौलत खुद में बेहतरी ला रहा है। कुछ मेरा कज़न भी बाकायदगी से उसका इलाज करवा रहा था। जहाँ पर मैं अपने शौहर को ठीक होता देखकर खुश होती, वहीं अपने साथ होते मुख्तलिफ वाक़यात को कभी अपना ख्याल समझकर झटकती, तो कभी मुझे लगता कि मैं डरावना ख्वाब देखते हुए डर गई हूँ। मतलब हकीकत को झूठ का रंग देने की कोशिशों में रहती और सोचती कि इतना बड़ा गुनाह किया है
तो ये सब तो होना ही है, ताकि दिल को तसल्ली मिल जाए, वरना तो डर के मारे मैंने मर ही जाना था। मैं जब भी कभी उस कमरे में जाती तो मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा लगता जैसे वो लड़की जिंदा है और मुझे कहीं से देख रही है, यानी मैं हर वक्त खुद को किसी की नज़रों के हिसार में पाती थी। इस दौरान चाहने के बावजूद मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकी और ना ही वो लोग दोबारा मेरे घर आए थे, जिसका मुझे दुख होता। अगर मेरे शौहर उस दिन उनके साथ अच्छा रवैया रखते तो वो ऐसे नाराज होकर ना जाते। खुद को अकेला महसूस करते मैंने ट्यूशन वाले बच्चों में ही अपना सुकून तलाश करने की कोशिश की थी। इस दौरान अगर मेरा कज़न आ जाता तो ट्यूशन के कई बच्चे उससे घुल मिल गए थे तो खूब रौनक लगाते, जिससे मुझे अब खुशी होती थी। मेरी अकड़ और अकेले रहने की ख्वाहिश मुझे कहाँ से कहाँ ले आई थी। अब मुझे अकेले रहते डर लगता था। कुछ महीनों बाद हमारे मोहल्ले में एक ऐसा वाक़या हुआ कि उसने मेरी नींद उड़ा दी थी और मुझे जो अपना जुर्म भूलने लगा था, एक बार फिर से उसकी याद ताज़ा हो गई और मैं फिर से अपने जुर्म के वक्त में पहुंच गई थी। मेरे मोहल्ले में एक लड़की की लाश मिली थी। लाश का सुनते ही मैं बहुत डर गई। लगा कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। मगर जो बात चौंका देने वाली थी वो ये थी कि उस लड़की के साथ भी ज्यादती की गई थी, जिसके बाद उसे मार के ऐसी जगह फेंका गया था जिसका आसानी से मालूम होना मुमकिन नहीं था। और जब पता चला कि लाश की हालत अबतर थी, जिससे पुलिस वाले मालूम न कर सके कि उस लड़की के साथ किसने बुरा किया है, काफ़ी दिनों तक मोहल्ले में पुलिस आती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मगर मेरी और मेरी शौहर की टांगें डर के मारे कांपती रहती थी, क्योंकि उस लड़की के बारे में भी जब वो लापता हुई थी तो पहले यही कहा गया था कि लड़की किसी के साथ भाग गई है, और फिर उसकी लाश मिलने पर कोहराम मच गया था, जिससे हमें अपनी पड़ गई थी, क्योंकि इस हादसे से सबकी आंखें खुलने लगी थी। और सुनने में आया था कि उस 16 साल लड़की की भी अब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने का सोचा जा रहा है कि कहीं उसके साथ भी कोई ऐसा हादसा तो नहीं पेश आ गया। तो अब हमें अपना आप सबके सामने आ जाने का खतरा बहुत बढ़ गया था। दिल करता कि यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जाते और कहाँ से खाते, और फिर क्या पता इस तरह से सीधा शक हम पर जाता, क्योंकि जिस लड़की की लाश मिली थी वो भी पहले मेरे पास ट्यूशन पढ़ती रही थी। इसीलिए हम बस दिल में डरते वक्त का गुजरने का इंतजार कर रहे थे कि पहले की तरह ये मामला भी दब जाए। लेकिन ये मामला अभी सरगर्म ही था। फिर से बिल्कुल ऐसा मसला उठ खड़ा हुआ और पूरे मोहल्ले वाले जैसे बहुत ज़्यादा डर गए। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया था। मुझे इस बार अपने शौहर पर शक होने लगा था, तो मैंने ये बात उससे कही। वो अपनी मरी हुई माँ की कसम खाते हुए कहने लगा कि उसने ऐसा नहीं किया। तो मैं उस पर यकीन कर गई। मेरा कज़न हमारे घर आया तो मुझे ये इंसान मुनासिब लगा जिससे मैं अपनी सारी मुसीबत बयान करके कोई हल मांग सकूं, क्योंकि उसने हमेशा हमारी मदद की थी। इसीलिए बगैर कुछ सोचे और समझे मैंने अपने कज़न को सारी रूदात बता दी, जिस पर मेरा कज़न शर्जदा रह गया था। मैं उसकी हैरानगी को आम से अंदाज में देख रही थी। जानती थी कि मेरे बताने पर उसकी यही हालत होगी। आखिर ये एक आम बात नहीं थी। उस दिन मेरा कज़न मुझे बहुत तसल्ली दिलासा देता अपने घर चला गया और मुझे भी यकीन दिलाया था कि अगर पुलिस का भी कोई मसला बन जाता है तो उसने सब संभाल लेने की जिम्मेदारी ले ली। उस दिन मैं कुछ पुरसुकून हालत में सोई थी और शायद ये मेरी आखिरी उस घर में पुरसुकून नींद थी। उससे अगले दिन मैं बेफिक्री के साथ सारे काम निपटा रही थी। शाम को ट्यूशन वाले बच्चों को छुट्टी दी तो सभी आगे पीछे निकलते चले गए और मैं कांपती टांगों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां पर मैंने गुनाह किया था। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुई, किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर अचानक से हाथ रख दिया। तो मैं जो पहले डरी हुई थी अब एकदम से चीख पड़ी थी, और मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि लेडी पुलिस ऑफिसर मौजूद थी, जिसे देखते ही मेरे चेहरे का रंग फक हो गया था। उसके साथ एक दो और पुलिस ऑफिसर भी थे, जिन्होंने मेरे शौहर को भी हथकड़ी लगाई और हमें जेल ले गए। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत चीखे चिल्लाए और अपनी गलती पूछने लगे, क्योंकि हमारे मुताबिक तो हमारा गुनाह सबसे पोशीदा था। लेडी पुलिस ने मुझे मारते हुए मेरे गुनाह को मेरे सामने बयान कर दिया था, जिस पर मैं पत्थर की हो गई थी और अपना अंजाम सोचते मैं मरने वाली हो गई थी। यही हाल मेरे शौहर का भी था। मैंने सोचा कि अब हमें यहाँ कैद की सज़ा हो जाएगी, मगर मैं हैरान थी कि उनके पास ये सारी बातें कैसे पहुंची। मगर इससे पहले कि मैं इस बारे में सोचती, हमारे मोहल्ले में हुए दूसरे वाक़यात का ताल्लुक भी हम मियाँ बीवी से जोड़ा जाने लगा। तो हम हैरान परेशान रह गए। हम दोनों उन्हें हर तरीके से अपना यकीन दिलाने लगे, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। हम पर तशद्दुद करते वो लोग हमसे हमारे नाकर्दा जुर्म का एतराफ़ करवाना चाहते थे। हम दोनों मियाँ बीवी बेबस व लाचार होकर रह गए थे। हमारा एक गुनाह हमें सबकी नज़रों में मशकूक कर गया था। समझ में नहीं आता था कि हमारा दुश्मन कौन है
जिसने ये सब हमारे साथ किया है। और फिर जब मार खाने के बाद आवाज संभले तो फिर सब याद आता चला गया। वो एक ही शख्स था जो हमारा हमदर्द बनते, हमारे दरमियान रहते, सब कुछ हमारी जबान से जान गया था। और फिर पुलिस को भी यकीनन उसी ने ये बताया था। वो और कोई नहीं बल्कि मेरा कज़न था। लेकिन मेरा वो शातिर कज़न खुद को चालाक समझ रहा था, मगर बचने वाला तो वो भी नहीं था। उसे भी हमारे साथ यहीं आना पड़ता, क्योंकि मैं अब पुलिस को जो बताने वाली थी उससे मेरा कज़न भी जेल में आने वाला था। मैंने ये सब बातें अपने शौहर को बताई तो वो भी चौंक सा गया। और फिर उसने जो बोला उसने तो मुझे साकत कर दिया था कि हम पर इतने बुरे दिन, मेरे माँ बाप का दिल दुखाने की गलती कहीं नतीजा नहीं थे, बल्कि पहले दिन से मेरा वो कज़न मेरे शौहर के एक्सीडेंट वाले दिन उससे मिला था और उसे नशे की तरफ लाया था। और फिर अब उसका इलाज करवाना भी उसको सबकी नज़रों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए था। मेरे शौहर ने बताया कि उसकी मेरे कज़न के साथ अलग सलेक हुई तो मेरे कज़न ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और साथ सख्ती से उसे मना किया कि वो इस दोस्ती के बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर मेरे शौहर को नशे का आदी कर दिया ताकि वो नशे की लालच में उसका गुलाम बना रहे। मेरा कज़न ये सब मुझसे अपने रद्द किए जाने का बदला लेने के लिए कर रहा था। उसने अपने बदले में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन मैं उसे ऐसे बख्शने वाली नहीं थी। मैंने नफरत से सर झटका और फौरी पुलिस को सब बता दिया कि कहीं मेरा कज़न भाग ना जाए। पुलिस ने उसी वक्त मेरी बात पर यकीन करते मेरे कज़न को भी पकड़ लिया। और फिर पुलिस की मार खाते उसने बहुत जल्द अपने मुंह से अपने सब गुनाहों का एतराफ़ कर लिया था। हमारे मोहल्ले में हुए बकिया 2 हादसात में मेरे कज़न का ही अमल दखल था। उसकी गंदी नज़र मेरे घर में ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियों पर पड़ी तो उसने उनके साथ बुरा कर दिया और ये सोचकर मुतमईन हो गया कि इन हादसात को हमारे साथ जोड़ देगा। उसने हमारे घर में खुफिया कैमरे लगा रखे थे और वो बहुत पहले से हमारे जुर्म से वाकिफ था। बस हमें कुछ संभलने का मौका दे रहा था ताकि एक बार फिर से हमसे जीने का हक छीन ले। अब पकड़े जाने पर भी वो शर्मिंदा नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि उसका बदला पूरा हो चुका है और अब हम जेल में सजा काट रहे हैं। यहाँ पर मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अकेलापन और खामोशी ही खामोशी थी और मैं अब इससे निजात चाहती थी। मेरी नाशुक्री ने मुझे बहुत बुरे दिन दिखाए थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।